हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर और जीविका के बेसिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अनसोल्ड पेपर सीरीज चल रही है जिसमें कि आपके पास 2019 के 5 सेट आ चुके हैं और आज आपको हम 2019 का अनसोल्ड पेपर जो है 6वां करवाने जा रहे हैं। ठीक है ना, 6वां सेट करवाने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, बिना किसी विलंब के, नो टाइम, और तुरंत वर्क पर चलते हैं जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शनल होता है और ऑप्शनल क्वेश्चन में पहले का कह रहा निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, जो कि लौह चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करता है, क्रोमियम ऑक्साइड। अगला कह रहा है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। सीधा समानुपात विलयन की मोललता से। इसका थर्ड ऑप्शन, खा नंबर का थर्ड ऑप्शन सही है, विलयन की मोललता से। ठीक है ना, विलयन की मोललता से सीधा समानुपात दर्शाता है। और गा है कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? ऐसा कह रहा है इसके लिए क्योंकि Cu2+ आयन का, इसका जो गा का है दूसरा ऑप्शन सही है, Cu2+ आयन अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, इसलिए इसको साथ में नहीं रख सकते क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम का स्थान Cu से ऊपर है। घ नंबर है, कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, 99.9% अपक्रिया कितने समय में पूरी हो जाएगी? ठीक है ना, अर्धायु अपक्रिया का टाइम कितना है? 4 मिनट है। तो देखिए इसको हम लगाकर दिखाएंगे। आपका फॉर्मूला होता है K = 2.303/T log A/A-x। ठीक है ना, 99.9 की बात करता है तो ये हो जाएगा 2.303/T इंटू लॉग 100/0.1 पॉइंट 0 हो जाएगा। इसे हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और K बराबर एक सूत्र होता है 0.693/T। ये K का सूत्र होता है 2.303/T इंटू 3 log 10 हो जाएगा, घात इधर आ जाएगी, 3 log 10 हो जाएगा। तो 0.693/4 मिनट दिया गया है आधा, 2.303/T इंटू 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1। T बराबर पक्षांतर करेंगे तो 2.303 इंटू 3 इंटू 4/0.693, दशमलव दशमलव हट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 39.87, जो कि समथिंग 40 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, 40 मिनट वाला। ठीक है, 40 मिनट का समय चाहिए। अंगा नंबर है, कह रहा है निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक टालिन अभिकर्मक को अपचयित न करता है? टालिन अभिकर्मक को कौन अपचयित करता है? तो इसका है पहला ऑप्शन सही है, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। 4 नंबर है सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है डी ग्लूकोज। चौथा ऑप्शन सही है, डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे के का पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिएगा, कह रहा है एक तत्व BCC जालक रूप से क्रिस्टलीकृत होता है। BCC जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणुओं की संख्या होगी? ये पूछ रहा है। तो देखिए इस सवाल में पहले तो हम निकाल लेते हैं गिवन वैल्यू क्या क्या दी गई है ना। तो जिसमें क्या कह रहा है कि कोर की लंबाई यानी कि A बराबर 288 पिकोमीटर दिया गया है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो बराबर हो जाएगा 288 × 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ये तो कोर की लंबाई हो जाएगी। और इसमें घनत्व तो D बराबर दिया है 2.7 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद में आपका दिया हुआ है वेट दे रहा है 208 ग्राम तक, तो है ना। अब हम इससे सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एकक सेल का या इकाई सेल का आयतन।
इकाई सेल का आयतन जो कि घन के रूप में है तो होता है भुजा क्यूब, बराबर हो जाएगा 288 गुणे 10 की घात माइनस 10 की होल क्यूब, बराबर आ जाएगा 288 गुणे 288 गुणे 288 इंटू 10 की घात माइनस 30 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए 23887 872 इंटू 10 की पावर माइनस 30 बराबर 2.39, बाकी संख्याओं को समथिंग में छोड़ दिया, और 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन आ जाता है। ठीक है ना, इकाई सेल का आयतन आ जाता है। तो अब हम लगा सकते हैं, नीचे लिखेंगे 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, बराबर द्रव्यमान कितना है 208 बटे 2.7, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, यानी 2080 बटे 27, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77.03 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ये हो गया इतने तत्व का आयतन और ये हो गया इकाई सेल का आयतन। अब हम निकाल लेते हैं क्या, इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल आयतन तत्व का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, सेल का आयतन बराबर हो जाएगा 77.03 अपॉन 2.39 इंटू 10 की पावर माइनस 23। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो ये पावर ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा 3.22 इंटू 10 की पावर 24 प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, अब लगा देंगे क्या, परमाणुओं की संख्या बराबर ये जो आपकी इकाई सेल की संख्या है 3.22 इंटू 10 की पावर 24 इंटू, चूंकि बीसीसी जालक की बात कर रहा है और बीसीसी में जेड बराबर 2 होते हैं तो 2 का गुणा हो जाए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तिया 6 इंटू 10 की पावर 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे कक्का था। अब चलते हैं इससे आगे। दूसरे कक्का कह रहा है 2 लीटर आयतन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। ठीक है, R की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले चलते हैं गिवन में, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा है V = 2 लीटर दिया गया है और कॉमा लगाते हैं, T = 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और इसके बाद में 25 मिलीग्राम स्मॉल w बराबर 25 mg बराबर आ जाएगा 0.025 ग्राम, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। और परासरण दाब मानते हुए इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में लिखते हैं K2SO4 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा K का 39 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 बराबर आपका आ जाएगा 174 ग्राम प्रति मोलर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या है, चूंकि K2SO4 पूर्णतः वियोजित होता है तो क्या टूटेगा, K2SO4 ये बन जाएगा 2K प्लस SO4 माइनस। तो यहाँ पर आयनों की संख्या 2 धनायन बन रहे हैं और एक ऋणायन, यानी धनायन के 2 भाग है, ऋणायन का 1 है, बराबर
आयनों की संख्या को हम I से प्रेजेंट करेंगे बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर IN/VRT, तो बराबर IW/M/RT/V। ठीक है ना, क्यों, n बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो I का मान कितना है 3, W का मान कितना है 0.025 इंटू R का मान 0.082 इंटू T का मान है 300 बटे M का मान है 174 गुणे V का मान है 2। ठीक है, अब क्या करें भैया, दशमलव के 3 अंक हैं, 3 जीरो बढ़ा लें, फिर दशमलव के 3 अंक हैं, 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और अब इसको 3 पचे 15 2 17 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपका 25 से इसको काट देते हैं, 25 अट्ठे 200, 800 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और ये आ जाएगा 41। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो बचा क्या हमारा 3 इंटू 41 अपॉन 29 इंटू 800 बराबर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12 और ये हो जाएगा 8 ने 72 की 2 और 8 दूनी 16 और 1 17, नहीं 8 ने 72 की 2, 8 दूनी 16 7 23, 232 और 2 जीरो। ठीक है, बराबर इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.000053 या फिर 5.3 इंटू 10 की पावर -3 वायुमंडल, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का गा का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन कराना है। कह रहा है निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल Al3+ का Al में, ठीक है ना, Al3+ का Al में अपचयन होना है। तो देखिए कैसे होगा, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, Al3+ इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे, रिसीव करने होंगे, तब ये अपचयन होगा इसका Al में। ठीक है ना, ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब लिख सकते हैं कि 1 मोल Al3+ के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, 1 मोल Al3+ के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश बराबर आ जाएगा क्या 3F या NF, ये सूत्र होता है NF, N माने 3, फैराडे संख्या 96,500 कूलम। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 0, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 18 1 19, 3 नेम 27, 27 और 1 28। ठीक है ना, यानी 2,89,500 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 मोल MnO4 को Mn2+ में अपचयन कराना है। ठीक है ना, 1 मोल MnO4 को Mn2+ में अपचयन कराना है, तो लिखेंगे क्या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या हो जाएगा MnO4 माइनस Mn2+, ऑक्सीजन इधर कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, उधर ऑक्सीजन कितनी है 1 भी नहीं है, तो 4H2O जोड़ देंगे, इधर 8 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे 8+ के 1 घट गया 7+ के,
इधर 2 प्लस के हैं, इधर 7 प्लस के हैं, तो बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो n बराबर कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम लिख सकते हैं यहां से 1 मोल MnO4 माइनस के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश बराबर क्या होगा, NF होता है, N माने 5 इलेक्ट्रॉन है, F इंटू 96,500 बराबर 0 0 0 50 25 5 छक्का 30 और 2 32 5 9 45 और 3 48 कूलम, इतने आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का घा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे, ये था गा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का घा है उत्प्रेरण पूछ रहा है समांगी और विषमांगी, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, इसलिए इसको यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का शुरू करते हैं। थर्ड का है, कह रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए, ये बात कह रहा है। तो हम देखिए क्या करते हैं, 293 केल्विन दाब पर जल का वाष्प दाब दे रहा है यानी विलायक का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का P बराबर दे रहा है 17.535 mmHg और बाद में PS आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दे रहा है क्या, 25 ग्राम ग्लूकोज को यानी स्मॉल w बराबर 25 ग्राम, तो स्मॉल m यानी ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। कैपिटल W आपका दे रहा है तो 450 ग्राम जल में घोला गया यानी 450 ग्राम और कैपिटल M जल का अणुभार 18 होता है, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे P माइनस PS अपॉन P, यानी राउल्ट के नियम से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। रख देंगे 17.535 माइनस PS बटे 17.535 बराबर स्मॉल w का मान है 25 इंटू कैपिटल M है 18 बटे स्मॉल m 180 इंटू कैपिटल W आपका 450। 18 दाम 180, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 हो गया और 25 और 20 45 200 यानी कि 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा सीधे सीधे। तो अब आपका आ जाएगा क्या, 17.535 माइनस PS बटे 17.535 बराबर आ जाएगा क्या, 1/180, ठीक है ना। 1/180 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा 17.535 माइनस PS बराबर 17.535 गुणे 1/180। इतने को सॉल्व करेंगे तो 17.535 माइनस PS इक्वल टू 0.0974 ये इतना आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो या PS को इधर ले आओ तो PS बराबर क्या हो जाएगा 0.09 सॉरी हाँ चलो ठीक है, माइनस का PS है 0.0974 माइनस 17.535, ठीक है। अब इसको अगर घटाएंगे तो माइनस PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 17.43 माइनस 17.43, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। PS इक्वल टू 17.43 mmHg, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे के का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का खा, कोलराउस नियम के बारे में कह रहा है। तो कोलराउस नियम कई बार रिपीट क्वेश्चन है, कोलराउस नियम कई बार रिपीट हो चुका है और ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 3 में। तीसरे का गा कह रहा है कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन करना है, यानी कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण जो है अपोहन से किया जाता है और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 प्लस रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्लस रिपीट क्वेश्चन है। और जो तीसरे का घा है
फास्फीन बनाने की समीकरण पूछ रहा है, तो इसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। फास्फीन फास्फोरस आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इनको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। 4 का आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। चौथे का जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ये अब क्रियाएं जो पूछी गई हैं, इन क्रियाओं में डी ब्लॉक किया था, जिस पार्ट को छोड़ दिया गया है। अब चलते हैं चौथे के खा पर। चौथे के खा का फर्स्ट है, कह रहा है एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है, तो देखिए क्या होगा, 2C6H5Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया अमोनिया 2NH3 प्लस Cu2O, एरो मार्क 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और लगभग 6 वायुमंडल का दाब है, ठीक है। सॉरी 60 वायुमंडल का दाब पर अगर आप क्रिया करवाते हैं तो बनेगा क्या, 2C6H5NH2, ठीक है ना, प्लस Cu2Cl2 प्लस H2। ये रहा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने की समीकरण। अब इसके हम सेकंड पर चलते हैं। चौथे के खा का जो सेकंड पार्ट है, कह रहा है एलिफैटिक एमीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की घुलनशीलता की विवेचना कीजिए। तो भाई चौथे का खा का जो सेकंड पार्ट था कि जल में घुलनशीलता की विवेचना करनी थी, तो देखिए क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्रमशः 1, 2 व 3, जैसे कि ये 1 एल्किल मूलक है, यहाँ पर 2 एल्किल मूलक और यहाँ पर 3 एल्किल मूलक है। ये आपकी 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। एमीन एल्किल मूलकों से जुड़े रहते हैं। तृतीयक एमीन जलीय विलयन में त्रिविम बाधा, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। कौन? 3 एल्किल मूलक होने का त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, जिससे कम प्रोटोनीकृत होते हैं, फलस्वरूप इनका स्थायित्व भी कम हो जाता है। इसलिए इनकी जल में घुलनशीलता का जो क्रम होगा वो प्राथमिक सबसे ज्यादा, फिर द्वितीयक उससे कम, फिर तृतीयक उससे कम, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स आती है इस क्वेश्चन में तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का गा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गा है, इसमें कह रहा है रबड़ का निम्नलिखित का को समीकरण द्वारा समझाएं। रबड़ का बल्कनीकरण, संश्लेषित रबड़, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ये चैप्टर नंबर 15 का सवाल है, ठीक है ना। और 4 का जो घा है, एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, एंजाइम उत्प्रेरण, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ दोनों सिलेबस है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के का पर। क्वेश्चन नंबर 5 के का में कह रहा है कि गैसीय क्रिया के वेग को आधा किया जाता है, जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, तो अब क्रिया की कोटि होगी, ठीक है ना। देखिए आप लोगों में थोड़ा सा आलसवा छा गया है, ठीक है ना। आलसवा छा गया है क्योंकि पेपरवा जो है बहुत लेट हो गया है, इसलिए आलसवा छा गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर का आलसवा हटाएं और उस आलसवा से विजय पाएं और अपने एग्ज़ाम पर फुल्ली मार्क्स लाएं और ढंग से, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, जो कि सब बहुत ही बुद्धिमान थे, हैं, इनके माइंड की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि विदेश तक में भी अपना नाम करके आए, भारत का नाम करके आए हैं। लेकिन आप लोग हैं जो अपने घर पे बैठ के भी नहीं कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ ना करें, आलस ना दिखाएं, वरना आलस वो आपके नंबरों को लेके चला जाएगा, ठीक है। चलिए इन्होंने क्या कहा है, इनकी बात करते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। इन्होंने कहा है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक कि आपका टारगेट लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता, समझे ना।
इसलिए ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का पर। कह रहा है गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। वेग को क्या करते हैं? आधा करते हैं। और साथ में कह रहा है कि तो लेते क्या है, माना अभिक्रिया की कोटि बराबर स्मॉल एन, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या मानते हैं? स्मॉल एन मानते हैं। आप लेते हैं माना अभिक्रिया ए एरोमार्क प्रोडक्ट। आपको पता है कि अभिक्रिया की कोट जो होती है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो उसने कहा है, आप लिखते हैं यहाँ अभिक्रिया की दर, ठीक है ना। अभिक्रिया की दर ये समानुपाती होती है अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या होगा इसमें से कि अभिक्रिया की दर को उसने कहा है क्या करना है? आधा करना है, ठीक है। तो सांद्रता भी आधी हो जाएगी। सांद्रता कितनी हो जाएगी? वो भी आपकी आधी हो जाएगी, a/2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की आधी है, यानी इसको भी हम अभिकारक कितना है? a है, तो a लिख सकते हैं a/2, ठीक है। और बराबर हो जाएगा a/2 की पावर n, ये a की पावर n हो जाएगा। a की पावर n है ना अभिकारक, तो a की पावर n से ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 1/2 बराबर 1/2 की पावर n, ठीक है ना। अब 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 बराबर 2 की पावर n, तो कोई घात नहीं, तो 1 मानते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये हो गई हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो पांचवें का जो सेकंड है, इसका जो पांचवें का जो सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए इसका गणितीय समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 पर आपका सब सॉल्व हो चुका है। रिटर्न क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। पांचवें का खा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो खा है, पांचवें का खा सर्पेक प्रक्रम से एल्यूमिनियम निष्कर्षण है, आउट ऑफ सिलेबस है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। और पांचवें का गा साक्ष्य द्वारा आयनीकरण समावयवता बीबीटी, पांचवें का गा भी आपका हटा दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। ये दोनों आपके आउट ऑफ सिलेबस है, हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हम चलेंगे पांचवें के घा पर। देखिए पांचवें का घा, पांचवें घा में कह रहा है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्या होता है? CHCl3 होता है, प्लस इसके हम 4 KOH लेते हैं और गर्म करेंगे तो एक तो बनेगा पोटेशियम फार्मेट, पोटेशियम फार्मेट HCOOK बन जाएगा, प्लस 3KCl, ये लिखेंगे, ठीक है ना। HCOOK प्लस 3KCl, ये आपका बच जाएगा। नंबर 2 पे कह रहा है एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं, C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड हो गया, प्लस जलीय NaOH, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन जलीय, तो ये बन जाएगा क्या? C2H5OH प्लस NaCl, ये बन जाएगा एल्कोहल प्राप्त। आयोडोबेंजीन को Cu के साथ गर्म करते हैं, आयोडोबेंजीन को Cu के साथ गर्म करते हैं, 2 आयोडोबेंजीन लेते हैं भैया, I जोड़ देते हैं, प्लस 2Cu, एरोमार्क गर्म करना है, ये सभी गर्म करना है, ठीक है ना, गर्म करना, तो ये डाइफेनिल बनता है, डाइफेनिल बन गया, प्लस 2CuI, ये बनता है डाइफेनिल आई। अब कह रहा है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को, यानी कि RMgX प्लस इसको RCOOR डैश
तो हम इस R को डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। को कह रहा है गर्म करना है, क्या करना है, गर्म करना है। ग्रेनाइट अपकर्मक को RC+R के साथ गर्म करेंगे, वो भी H3O पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा तृतीयक एल्कोहल RC, R', R" और OH। तृतीयक एल्कोहल बनेगा प्लस MgOH, ये बन जाता है, ठीक है ना, ये बन जाए, ये अब क्रिया हो जाएगी। अभी आपका पांचवें का घा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चौथे के का पर। चलिए देखिए छठवें का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यों आर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 समूह, अगर हम इनकी संरचना बनाएं तो क्या होगा, OH और यहाँ पर NO, ठीक है ना, और ये वाला बनेगा OH और यहाँ पर OCH3, आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 समूह यानी वाला ग्रुप जो है, NO2 समूह जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति व्यवहार करता है, और लुईस के अकॉर्डिंग, मिस्टर लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो अम्ल होते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो आसानी से हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, इसीलिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति का है और ये आसानी से हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है। इसका कारण इसका अनुनाद स्थायित्व है। ये क्यों इतनी जल्दी उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें अनुनाद संरचनाएं पाई जाती हैं, अनुनाद स्थायित्व पाया जाता है, इसलिए ये जल्दी करता है। जबकि आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल में मेथॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का होता है, अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है, और यह आसानी से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता, और ना ही इसमें कोई अनुनाद संरचनाएं पाई जाती हैं या अनुनाद स्थायित्व होता है। यही कारण है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे, इसी के छठवें के का सेकंड पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, ठीक है ना, सेकंड का ए पार्ट है। क्या कह रहा है कि क्या होता है जब, सेकंड के ए में कह रहा है क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है ना। एक सेकंड लिख लेता हूं पहले, नहीं टाइम बहुत होगा। तो हमारा प्रश्न कह रहा है क्षारीय KMnO4 द्वारा 1-प्रोपेनॉल का उपचयन होता है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है 1-प्रोपेनॉल यानी कि CH3 CH2 CH2OH। ये हमारा 1-प्रोपेनॉल हो गया। इसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण करवाना है, 2 ऑक्सीजन लेंगे, वो भी किसके, KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, KMnO4 की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन। और ये होगा तो क्या होगा, लिख सकते हैं क्षारीय, ठीक है। अब ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस H2, प्रोपेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है, प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। दूसरा ब्रोमीन CH2 की उपस्थिति में फिनॉल से अभिक्रिया करती है, ब्रोमीन यानी कि Br2 सॉरी फिनॉल OH प्लस Br2 एरोमार्क CH2 क्रिया करती है तो क्या बनाएगी, OH Br, आर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस OH और Br, पैराब्रोमोफिनॉल बनता है, पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। ये छठवें की का के सेकंड के ए और बी हो जाते हैं। अब इसका सी पार्ट देखिए, छठवें के का सेकंड, ठीक है ना, सॉरी छठवें के का के सेकंड का सी पार्ट कह रहा है कारण बताइए कि मेथॉक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों।
तो देखिए क्या कह रहा है, मेथॉक्सी मेथेन यानी CH3OCH3 ये ईथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ईथर समूह है, यानी ये डाई मेथिल ईथर है में या तो हाइड्रोजन बंध पाया ही नहीं जाता। वैसे तो ईथर जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, या तो पाया ही नहीं जाता या फिर बहुत ही क्षीण बंध बनता है, बहुत ही कमजोर बंध बनता है। जबकि एथेनॉल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जबकि एथेनॉल में हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? जिससे इसके अणु प्रबल रूप से आकर्षित रहते हैं। ठीक है ना, एथेनॉल में हाइड्रोजन बंध रहता है जिससे उसके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है और उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। यही कारण है कि मेथॉक्सी मेथेन यानी डाई मेथिल एथर की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है ना, ये था आपका छठवें के का के सेकंड का सी पार्ट। अब चलते हैं छठवें के का के अथवा, जिसमें कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में अंतर की किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में अंतर जो है किसी एक विधि द्वारा देना है आपको। तो इसकी तीन विधियां हैं, ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर विधि। ये एक रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा तिबारा पूछा जा रहा है और इन सब का जो आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो चैप्टर नंबर 11 में आपको मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 11 में इसका आंसर, तीनों विधियां आपको मिल जाएंगी, किसी एक विधि से उसका आंसर देना है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। भैया इनके नाम लिखना IUPAC। देखिए अगर हम गिनती करें क्रियात्मक समूह की तो 1 2 3 4 एंड 5। आप देखेंगे 4 नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है और ये दोनों सीनियर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 4 मेथिल। क्या हो जाएगा, 4 मेथिल। ठीक है ना, क्या होगा भैया, 4 मेथिल। क्यों हो गया, क्योंकि 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है। और 2,3 डाई, कितने हैं, 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड का एन और OH का ऑल, ये बनेगा 4 मेथिल 2 3 डाई पेंटेनॉल। और इसकी गिनती करें तो गिनती देखिए यहां से होगी 1 2 3 4 कार्बन है, 2 नंबर पे CH3 है, 2 और 3 पे Cl है। तो 2,3 डाइक्लोरो 2 मेथिल, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, OH का ऑल, ब्यूटेनॉल 1, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी में तीसरा अथवा का तीसरा पार्ट कर रहा है डाई एथिल ईथर को HI के साथ 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है ना, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ये सॉरी सेकंड नहीं था, ये ए, हाँ सेकंड का ए और ये सेकंड का बी था। ठीक है, डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5 प्लस 2HI और इसको 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं तो बनता है 2C2H5I प्लस H2, एल्किल आयोडाइड बनकर तैयार होता है। क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बन जाता है। तो इस तरह से छठवें का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप चलेंगे आगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा। 6 के खा का फर्स्ट कह रहा फॉर्मेल्डिहाइड एवं फॉर्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड एक तरफ लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है HCHO और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है HCOOH। अगर इनकी हम संरचना दें, संरचना तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसकी दे तो H सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये। ठीक है ना, ये संरचना होगी। क्लियर, इसमें देखेंगे तो ये CHO समूह यानी क्रियात्मक समूह, अगर हम देखें यहाँ पे क्रियात्मक समूह तो इसमें एल्डिहाइड है और इसका क्रियात्मक समूह
कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक, यानी कि COOH है ना, और इसका है सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, इसका अनुपात देखें तो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। इसमें देखें एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, ये अंतर है फॉर्मल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल की संरचनाओं में। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, छठवें के खा का सेकंड पार्ट। उसने कहा इनकी संरचनाओं इनकी समानताओं एवं विषमताओं की एक एक अभिक्रिया लिखना है। ठीक है ना, किसकी? फॉर्मल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल की समानताओं एवं, तो हम हेडिंग डाल देते हैं समानता। क्या डालते हैं? समानता लिखते हैं, जैसा कि क्रम से दिया हुआ है। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, यानी कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H प्लस AgNO3 प्लस NH4 OH, ठीक है, तो क्या मिलता है? सिल्वर का ब्लैक PPT मिलता है, यानी रजत दर्पण मिलता है, ब्लैक PPT मिलता है। ठीक है ना, किसका? सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, सिल्वर का ब्लैक PPT मिलता है। अवक्षेप, ये तीर का निशान बताता है अवक्षेप है। ठीक है ना, प्लस आपका बनेगा HCOONH4, अमोनियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है ना, ये था फॉर्मल्डिहाइड की। अगर हम फार्मिक अम्ल की क्रिया करवाएं, OH, फार्मिक अम्ल की अगर हम क्रिया करवाते हैं किसे? इसी से, AgNO3 प्लस NH4OH गिव्स आउट, तब भी Ag का यानी सिल्वर का ब्लैक PPT प्राप्त होता है, तब भी वही प्राप्त होता है ब्लैक PPT, प्लस आपका CO2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, CO2 प्लस H2O इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे ब्लैक। तो ये थी समानता। ठीक है ना, और अब चलते हैं विषमता। विषमता यानी भिन्नता। भिन्नता क्या है कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, HCHO, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं भैया? ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऐसे ना लिखना चाहो तो इसको, इस ऑक्सीजन को यहाँ लिख दें, तो फार्मिक अम्ल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो फार्मिक अम्ल बनेगा। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पर HCOOH फार्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवाएं तो नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया फार्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ये थी समानता। ठीक है ना, यानी ये दोनों रिएक्शन समानता को प्रदर्शित करेंगे और ये दोनों रिएक्शन विषमता को प्रदर्शित करेंगे, भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो देखिएगा, इसका तीसरा पार्ट कह रहा है एल्डोल बनाने की एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। एल्डोल बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है? एल्डोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, तो लिखेंगे एल्डोल निर्माण। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड परस्पर संघनित होकर के एल्डोल का निर्माण करते हैं। देखिएगा, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का लेते हैं CH2 CHO। CH3 होता है, एक हाइड्रोजन को हमने अलग कर दिया और ये बना देगा CH3 CH OH CH2 CHO। ये हमारा बनकर तैयार हुआ एल्डोल। ठीक है ना, समीकरण पूछ रहा था, समीकरण लिख दिया। ये था हमारा छठवें के खा का थर्ड। अब चलेंगे नंबर 4 पर। कह रहा है मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की संघनन अभिक्रिया। तो लिखेंगे क्या? मेसिटिल
ऑक्साइड का निर्माण, मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण, ये हमारी हेडिंग हो गई। और हम इसका निर्माण करते हैं एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल से। कैसे? CS3 CO, CS3 एसीटोन है, प्लस ठीक है H CH2 CO CS, ठीक है भैया। CS3 को H लिख दिया, AlBaOH का होल ट्वाइस उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्या बनेगा? CH3C CS3OH, सॉरी ऐसा ना लिखो, इसको ऐसा लिख लेते हैं, CS3OH और सिंगल बॉन्ड CH2CO CS3, ये आपका बनकर तैयार हुआ कीटोल। क्या बना? कीटोल, ठीक है ना, कीटोल बनता है। अब इसका क्या करवाना है? इसको हीट करना है, इसको गर्म करना है। अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या बन जाएगा? CH3CS3C डबल बॉन्ड CHCO CS3, ये है मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल करके H2O, ठीक है ना, बन गई मेसिटिल ऑक्साइड। इस तरह छठवें का खा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके चलेंगे अथवा पर। छठवें का खा का अथवा कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल को निम्न यौगिकों द्वारा कैसे बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल को निम्न यौगिकों द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल का निर्माण हेडिंग डालेंगे और नंबर 1 पर है टॉलुइन से कैसे बनाना है। तो आइए देखिएगा, CH3 ये हमारा टॉलुइन हो जाता है। इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे 3 ऑक्सीजन के साथ, वो भी KMnO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ठीक है ना, KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, COOH प्लस H2, ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। दूसरी विधि है नाइट्राइल से। नाइट्राइल कब होता है? जैसे कि फेनिल साइनाइड ले ले तो फेनिल साइनाइड के ऊपर क्या लगेगा? CN, ठीक है ना, CN फेनिल साइनाइड। इसका करवाना है जल अपघटन। क्या करवाना है? जल अपघटन करवा देते हैं 2H2O से, ठीक, 2H2O से, वो भी कब? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो ये बन जाएगा क्या? COOH प्लस NH3, ठीक है ना। तीसरी विधि है एमाइड से, थर्ड पॉइंट है एमाइड से। तो अगर हम बेंजामाइड ले लें, CONH2, क्या ले लिया? बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड। इसका क्रिया डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं, इसकी क्रिया डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, COOH, ठीक है ना, COOH। ये अब क्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आपके छठवें के खा का अथवा भी कंप्लीट होता है। अब हमें चलना है अगले टर्न पर, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है? अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा कैसे किया जाता है? उन कारणों को लिखिए जिनकी वजह से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाता है। अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चित्र भी दीजिए, ठीक है, अमोनिया के उत्पादन का नामांकित चित्र भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन का यानी पूरी अभिक्रिया विधि, क्रिया विधि और डायग्राम सब चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए में मिलेंगे। और दूसरी बात, ये रिपीट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है।
इसलिए इसमें कह रहा है उन कारणों को देना है जिससे अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो नंबर 1 पर होगा, देखिए अमोनिया का जो समीकरण है वो होता है N2 + 3H2 एरो मार्कर 2NH3। यहाँ पर Fe उत्प्रेरक होता है, ठीक है, और MO जो है वो वर्धक का कार्य करता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 और इधर बनते हैं 2, यानी कुल मिलाकर 4 मॉलिक्यूल लेकर के 2 मॉलिक्यूल अमोनिया तैयार होती है। इस आधार पर अगर हम चलें तो देखिए क्या होगा कि नंबर 1 है दाब बढ़ाने पर। दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर लासा-तेलीय नियम के अनुसार, लासा-तेलीय नियम के अनुसार दाब बढ़ाएंगे तो अधिक अमोनिया प्राप्त होगी, क्योंकि ये साम्य उधर जाता है जिधर आयतन की कमी होती है। नंबर 2 है अमोनिया का बनना ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है तो ताप घटाना पड़ेगा, ताप घटाने का, ठीक है ना। अमोनिया का बनना ऊष्माक्षेपी क्रिया है और ऊष्माक्षेपी क्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ताप को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर 3 है सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर। और नंबर 4 है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक से, ठीक है ना। उत्प्रेरक जो होते हैं वो अब क्रिया की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, जिससे अब क्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका जो अथवा है, यानी कि 7 के का अथवा है, ये इसमें कह रहा है फास्फोरस एवं सल्फर की अपर रूपता, ये आपका कैंसिल हो चुका है। फास्फोरस और सल्फर ये सब आपका हट चुका है, इसलिए नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खा पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का खा, 7वें का खा, इसमें दे रहा है प्रोटीन क्या है, इसको वर्गीकरण करिए, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक प्रोटीनों की संरचनाएं लिखिए। रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है प्रोटीन के बारे में, और चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा, सॉरी 14 में मिलेगा। बहुत बार पूछा जा चुका, रिपीट क्वेश्चन है। अब इसका अथवा देखते हैं, 7वें के खा का अथवा देखते हैं। इसमें मोनोसेकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कहते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं में अंतर लिखना है। तो मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है, आपका हो चुका है। इनका वर्गीकरण आपका हो चुका है। रिपीट क्वेश्चन है, पुनः पूछे गए हैं, ठीक है ना, पुनः पूछे गए हैं। और इनकी जो चक्रीय संरचनाओं में अंतर है, संरचनाओं को समझाना, वो हम आपको बताए दे रहे हैं। तो इसी में 7वें का जो खा था अथवा मोनोसेकेराइड क्या है, इन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की संरचनाओं में चक्रीय संरचनाओं को समझाइए। ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ये फ्रक्टोज की। मोनोसेकेराइड क्या है और इनका वर्गीकरण आपका रिपीट क्वेश्चन है, हो चुका है, वहाँ से देख लेंगे। और इसकी चक्रीय संरचना, और इसी के साथ मैं आप लोगों से नमस्कार करता हूँ। 6वां सेट आपका कंप्लीट होता है। अब आप मिलेंगे हम 7वें सेट पर। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।